नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी की इस बेहतरीन सीरीज में, जिसमें बेसिकली हम क्लास 10 के पूरी बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं। और ऐसे ही इसके पहले हमने क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको बहुत ही जोरदार तरीके से हमारे अल्ताफ सर ने आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप एक काम करना, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो खैर वह बाद की बातें हैं। ये जो आज का जो लेक्चर है ये जैव प्रक्रम का चौथा लेक्चर होने वाला है। और पिछले 3 लेक्चर में हमने जैव प्रक्रम के बेसिक बातों को कवर कर लिया है। पोषण को समझ लिया कि पोषण क्या होता है, पोषण हम किसको ग्रहण करते हैं ये सीखा था। पोषण की विधि को जाना था कि परजीवी क्या होता है, मृत जीवी क्या होता है। ऐसे ही हमने पर पोषण स्व पोषण क्या होता है। और आज मेनली आज किस वीडियो में, आज किस लेक्चर में हम लोग पौधों के पोषण को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, पौधे आखिरकार प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, केवल पौधे ही प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण आखिरकार पौधों में किस हिस्सों में होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कौन कौन चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन चीज की आवश्यकता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी ऐसी है घटनाएं जो घटित होती है, स्टोमेटा क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या लाइट रिएक्शन मतलब लाइट में हो रहा है और डार्क रिएक्शन अंधेरा में हो रहा है, क्या इसका मतलब ये होता है। तो ऐसी तमाम बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और ये आज जो लेक्चर है वह कम से कम 45 से 50 मिनट का होने वाला है। तो आगे आने वाले जो 15 से 20 मिनट है, अगर आप इसको देख लेते हो, मात्र 15 से 20 मिनट, तो जो आगे आने वाले 25 से 30 मिनट है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। मेरे पास आगे पूरा स्लाइड बना हुआ है, मेरे पास ये स्लाइड, हम आपके लिए बहुत सारा स्लाइड लेकर आए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको अपने हाथों से कुछ लिखकर समझाऊं और इसके बाद हम आपको इस स्लाइड से रूबरू कराएंगे। तो आइए सबसे पहले आखिरकार प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानने से पहले प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे जानवर जो है ना, जानवर के अंतर्गत हम लोग भी आ जाते हैं। तो हम ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड रहते हैं, और जो पौधा है वह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। कैसे तैयार करता है आओ समझाते हैं। पहले एक बात आपको बताते हैं कि आखिरकार पोषण का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, किसी भी जीव को भोजन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। एक बात याद करो, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी जीव को अगर जिंदा रहना है, वह किसी भी प्रकार का जीव हो, अगर उसको इस धरती पे अपने अस्तित्व को कायम रखना है, तो उसके लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह है एनर्जी। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह है एनर्जी, और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ये बात हमने पिछले 3 लेक्चर में यही डिस्कस हम करते आ रहे हैं। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और इसी काम को करने के लिए भगवान ने हमारे अंदर डिफरेंट प्रकार के तंत्र को डेवलप किया है, चाहे वह पाचन तंत्र हो। पाचन तंत्र क्यों है? ताकि कोई जीव जिंदा रह सके। श्वसन तंत्र क्यों है? ताकि कोई जीव जिंदा रह सके। परिसंचरण तंत्र क्यों है भैया? ताकि कोई जीव जिंदा रह सके। तो हमारे अंदर जो भी जैव प्रक्रम हो रही है वह बस इसी कारण से हो रही है कि जीव सभी जिंदा रह सके। तो अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। और हमने अभी डिस्कस किया है कि एनर्जी बनाने की जो प्रक्रिया है वह श्वसन कहलाती है। इसका मतलब यह है कि प्लांट भी जिंदा रहने के लिए श्वसन करेंगे, प्लांट भी जिंदा रहने के लिए श्वसन करेंगे। और हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई जीव श्वसन करता है
हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई जीव डिस्कस करता है तो उसको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी बनाने के लिए चाहिए ग्लूकोज। वह ग्लूकोज को, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में ब्रेक डाउन करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। और यह ऊर्जा बेसिकली एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। और इसके साथ साथ क्या रिलीज होती है? तो एक गैस रिलीज होती है, वह है CO2। अगर ऊर्जा बनेगा तो CO2 रिलीज होगा। तो पौधा भी ये काम को करती है, पौधा भी ये काम को करती है। अब देखकर आपको लग रहा होगा कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम ये पौधा कर रहा है। जो हम भी तो ये काम कर रहे थे, ग्लूकोज को खा रहे थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन कर रहे थे और ऊर्जा बना रहे थे। अब ये ग्लूकोज हमको पाचन तंत्र दे रहा था, ये ऑक्सीजन हमको श्वसन तंत्र दे रहा था, और कुछ ब्लड के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस सब चीज को लेकर जा रहे थे। तो जो हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, सेम क्रिया हो रही है किसके अंदर? पौधा के अंदर। तो भैया एक बात बताइए, हम और उनमें अंतर क्या है? हमारे और उनमें अंतर क्या है? तो हम बताते हैं आपको, हमें और इस प्लांट में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे ये आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम आपको दिखाई दे, ग्लूकोज। तो हम जो काम कर रहे थे ना, हम जो प्रक्रिया में इसमें ग्लूकोज का जो यूज कर रहे थे, वह ग्लूकोज हम किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर रहे थे। या तो हम किसी प्लांट को खाकर यूज कर रहे थे, या तो हम किसी प्लांट को खाकर यूज कर रहे थे, या फिर उस प्लांट को जो एनिमल खाता है, उस एनिमल को खाकर हम इस ग्लूकोज का अपने बॉडी को दे रहे थे। तो हम तो ग्लूकोज खुद से बना नहीं रहे थे, ये ग्लूकोज हम किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर लेते। लेकिन हमारे और प्लांट में यही डिफरेंस है कि ये जो ग्लूकोज है हम दूसरों से मांग रहे थे, ये प्लांट अपना ग्लूकोज खुद से बनाता है। ये प्लांट और अपना ग्लूकोज खुद से बनाता है। हाँ, सारी क्रिया वही हो रही है, हमें भी यही काम हो रहा है और पौधों में भी यही काम हो रहा है। लेकिन हमें और इनमें अंतर क्या है? हम ग्लूकोज कहीं और से प्राप्त कर रहे हैं, हम जो है ग्लूकोज कहीं और से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये पौधा अपना ग्लूकोज खुद से बना रहे हैं। और एक बात आपको बताएं कि पौधों के द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो पौधों का ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। अगर इतना बात आपको क्लियर हो कि आखिरकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होती है और पौधों में श्वसन और हम में श्वसन का मेन अंतर क्या है, ग्लूकोज का अंतर है, ग्लूकोज हम किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं और ये अपना ग्लूकोज खुद से बना रहे हैं। तो ये ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे #मक्खन। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे #मक्खन, आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्लांट आखिरकार ये ग्लूकोज बनाते कैसे। अच्छा, एक बात आपको हम बता दें, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। आइए यहां पे हम आपको बात वह बता देते हैं। यहां पे क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो भी ऊर्जा मिलती है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें जो भी ऊर्जा मिलती है वह कहां से मिलती है? हमें जो ऊर्जा मिलती है वह कहां से मिलती है? तो आप बताओगे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बॉडी उसको ग्लूकोज में तोड़ता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर हमारे सेल के अंदर ऊर्जा बनता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन इस धरती पे ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वह है सन। ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वह है सन, वह है सूरज। और यह सूरज ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये सन, ये सूरज ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब आप बोलोगे कि हमें सूरज से ऊर्जा कहां मिल रही है? एक बात बता रहे हैं, ये जो भैया प्लांट होते हैं ना, प्लांट, ये प्लांट इस सौर ऊर्जा का ही यूज करके प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं? इस सन ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा का यूज करके ये प्लांट भोजन बनाते हैं। तो हम किसको खाते हैं? हम खाते हैं प्लांट को। तो क्या हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, क्या हम ऊर्जा इस सन से नहीं ले रहे हैं? क्या हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
अपना ऊर्जा इस सन से नहीं ले रहे हैं। और इस प्लांट को कौन खाता है? इस प्लांट को खाता है एनिमल, खाता है एनिमल, खाता है ह्यूमन, खाता है। तो इस प्लांट को खाने वाला कौन है? एनिमल, ह्यूमन और भी ऑर्गेनिज्म है जो इस प्लांट को खाते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। तो इकलौता ये प्लांट है जिसके पास ये क्षमता होती है कि वह सूरज एनर्जी को, सौर ऊर्जा को यूज करके भोजन बनाए। अब आप पूछोगे कि क्या भगवान ने इस प्लांट को ऐसा क्या वरदान दिया है कि ये सौर ऊर्जा का यूज करके भोजन बना सकते हैं? आप एक मूवी देखे होंगे, कोई मिल गया, देखे हो भाई? कोई मिल गया। कोई मिल गया में एक छोटा सा रहता है जादू, और वह जादू का जो एनर्जी का स्रोत रहता है, जहां से ऊर्जा उसको मिलती है, वह है सूरज। तो वह जादू जैसे सन से ऊर्जा प्राप्त करता है, वैसे ही हमारा प्लांट इस सन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि इस धरती पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, वह है सूरज। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या धरती पे जो भी जीव है वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी ऊर्जा ले रहे हैं वह इस सूरज से ले रहे हैं, ये कहने का मतलब था। और हमारा दूसरा कहने का मतलब यह था कि प्लांट में जो पोषण है, पोषण मतलब जो भोजन बनाने की विधि है, अर्थात ग्लूकोज बनाने की विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। अब इतना बात क्लियर है तो ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम आपको बता दें इस प्लांट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है, इस प्लांट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है कि ये प्लांट अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, ये प्लांट अपना ग्लूकोज खुद से बना लेते हैं। तो इसके लिए आपके सामने हमें एक प्लांट ड्रॉ करना होगा। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा प्लांट दिखाई दे रहा है, और इस प्लांट में मान लो भाई ये एक छोटा सा लीफ है। तो हम क्या करते हैं, आपके सामने इस लीफ को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले इस लीफ को आप क्या करो, बाहर निकालो। तो सबसे पहले हम लीफ को बाहर निकालकर इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आओ, तो इस लीफ को थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो ये है इस प्लांट का लीफ। और एक बात बताएं, इस लीफ में छोटी छोटी कोशिका उपस्थित होती है। इस लीफ में छोटी छोटी कोशिका उपस्थित होती है, और इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। ये छोटी छोटी कोशिका उपस्थित होती है, और इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। क्या बोलते हैं भैया? इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। तो आप एक काम करोगे, साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे, साथ साथ आप कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, इससे आपका पूरा ध्यान जो है वह इस बोर्ड पे हो। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये कौन कोशिका है? तो ये प्लांट में जो कोशिका उपस्थित है, ये है मीजोफिल कोशिका। ये मीजोफिल कोशिका क्यों बनाए हो भैया? हम अभी आपको बताते हैं ये मीजोफिल कोशिका क्यों बनाए। अभी थोड़ा देर इंतजार करना, क्योंकि हमें यह देखना है कि प्लांट के पास आखिरकार ऐसा वरदान है, ऐसा चीज है जो सोलर एनर्जी को भी पकड़ ले रहा है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर ले रहा है। क्या उसके पास कोई पिंजरा है? नहीं, क्या है वही तो देखना है। और उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें मीजोफिल सेल को देखना पड़ेगा, मीजोफिल सेल को देखना पड़ेगा। और यहीं पे जब ये लीफ बना है, तो यहीं पे एक और संरचना को हम ड्रॉ कर देते हैं। यहीं पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां पे छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं, यहां पे छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं। और ये जो पोर है ना, ये पोर के हिंदी में बोलते हैं छिद्र। तो इस लीफ में, इस पत्ता में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, और ये लीफ के निचली सतह पे होते हैं। अब ये निचली सतह कहने का मतलब क्या है, आओ हम आपको बताते हैं निचली सतह कहने का मतलब क्या है। निचली सतह कहने का मतलब है, जैसे ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, तो लीफ के नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं निचली सतह। तो जो स्टोमेटा होता है, जो छोटा छोटा छिद्र होता है, वह प्लांट के जो लीफ होता है
उसके निचली सतह पर उपस्थित होते हैं। तो ये छोटे छोटे छिद्र ऐसे निचले सतह पर उपस्थित है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमटा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमटा। और हिंदी में भी इसको एस्टोमटा बोलते हैं, और कोई कोई से रंध्र बोल देता है। क्या बोल देता है? रंध्र। ये है एस्टोमटा। और एस्टोमटा के बारे में कुछ बात याद रख ले। ये एस्टोमटा जो है, पहला बात याद रख लो, ये लीफ के निचली सतह पे पाया जाने वाला, ये लीफ के निचली सतह पे पाया जाने वाला एक छोटा छिद्र है। पहला पॉइंट कि यह छोटा छिद्र है जो कहां पाया जाता है? लीफ के निचली सतह पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रख, ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। गैसों के आदान प्रदान मतलब आने जाने, मतलब यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। आदान प्रदान में मदद करता है। और तीसरा बात याद रख, इस स्टोमेटा को जो कंट्रोल करता है खुलने ओपनिंग को, तो इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। कौन है? गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल होती है, ये बीन शेप होती है। ये गार्ड सेल जो है, यह बीन शेप होती है। बीन शेप, राजमा के आकार का। और ये गार्ड सेल क्या करती है? ये गार्ड सेल एस्टोमटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। एस्टोमटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। होने को क्या करती है भैया? होने को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। क्या बोले? आओ देखो एक बार। ये जो लीफ है, लीफ के निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, और छोटे छोटे छिद्र को हम एस्टोमटा बोलते हैं। एस्टोमटा छोटा छिद्र है। एस्टोमटा का काम क्या होता है? तो ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। मतलब इसी छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है अंदर, कार्बन डाई जाता है बाहर, या कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बाहर, ऑक्सीजन जाता है अंदर, इसी छिद्र के माध्यम से। दूसरा बात, इसी से जलवाष्प बाहर निकलता है। ठीक है। तीसरा बात यह है कि इस स्टोमेटा खुलेगा भैया कब, बंद कब होगा, तो इसको नियंत्रित करने वाली जो कोशिका है उससे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल का आकार होता है बीन सेप, और यही नियंत्रित करती है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की। अगर इतना बात क्लियर है तो ठीक है। ये लीफ है, लीफ में कोशिका उपस्थित होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। क्या बोलते हैं? मीजोफिल कोशिका। अब ये मीजोफिल कोशिका के अंदर ऐसा क्या है, आओ इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अलग स्लाइड में इस मीजोफिल कोशिका को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा लीफ, और इस लीफ के अंदर है छोटा छोटा मीजोफिल कोशिका, छोटा छोटा मीजोफिल कोशिका। और हम क्या करते हैं, इस मीजोफिल कोशिका को, एक मीजोफिल कोशिका को बाहर निकालते हैं, एक मीजोफिल कोशिका को बाहर निकालते हैं। तो आओ आपके समक्ष हम एक मीजोफिल कोशिका को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं हम। तो ये मान ले भाई, ये है हमारा मीजोफिल कोशिका, ये है हमारा मीजोफिल कोशिका। हम क्या किए हैं, ये जो लीफ है, तो इस लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है मीजोफिल कोशिका। तो हम इसमें से एक मीजोफिल कोशिका को बड़ा कर दिए हैं, 100x कर दिए हैं, जिससे आपको आइडिया मिले कि आखिरकार इस मीजोफिल कोशिका के अंदर ऐसा होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो इस मीजोफिल कोशिका के अंदर देखने के बाद बताते हैं। ये हमने बेसिक में कवर किया हुआ है कि कोशिका के अंदर कोई छोटी चीज होगी ना, उसको हम लोग बोल देते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर अगर छोटी चीज होगी ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कोशिकांग। तो इसके अंदर बहुत प्रकार के कोशिकांग होंगे, लेकिन हमें जिस पे ध्यान देना है वह ध्यान देना है किस पे, क्लोरोप्लास्ट पे। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट से पहले भी एक बात बताते हैं आपको, आइए हम बताते हैं। मान ले भाई कि ये कोशिका है, तो कोशिका में जो खाली स्थान है ये क्या है, कोशिका द्रव है। और ये कोशिका द्रव है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे
कोशिकांग, तो एक हमारा कोशिकांग मान ले ये है, इसका कलर पहले चेंज करो। मान ले एक कोशिकांग हमारे पास, नहीं अलग कलर हम बनाएंगे। एक कोशिकांग जो है ये है हमारे पास, और इस कोशिकांग का नाम मान लो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से देखना, 10 से 15 मिनट देखोगे आपको सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये है मीजोफिल कोशिका, बड़ा वाला मीजोफिल, ये है मीजोफिल सेल। अरे यार, ये है मीजोफिल सेल, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। ये माइटोकॉन्ड्रिया आखिरकार हमने ड्रॉ किया क्यों? ऐसे अगर आप देखो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, इसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। अगर एक है तो कॉन्ड्रियन, एक से अधिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया। चल ये तो बात अलग बात है, माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे इसको, हम माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे भाई, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। उतना ध्यान छोड़ो, सिंगुलर प्लूरल वाला बात छोड़ो। अरे यार, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, किसमें? पायरूवेट में। ये क्या बता रहे हो? आराम से बस नाम सुन ले यार, नाम सुन ले। हम ये बताएंगे आपको श्वसन वाले चैप्टर में, श्वसन वाले चैप्टर में, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर ऊर्जा बनना श्वसन कहलाता है। तो आखिरकार ग्लूकोज कौन कौन प्रोसेस से गुजरता है? तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पायरूवेट में। किसमें? पायरूवेट में। और ये जो हो रहा है ना, इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं, ये अलग बात है। और उसके बाद ये पायरूवेट आगे चल जाता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेव साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेव साइकिल। और इसी में बनता है एटीपी। इसी कारण से तो हम लोग क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? इसी कारण से तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में टूटा, और ये पायरूवेट चला गया कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहां पे पायरूवेट जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो अब एक साइकिल चलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेव साइकिल। ये तो ग्लाइकोलाइसिस है, ये क्रेव साइकिल। यहां पे क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। और यहां पे एटीपी बनेगा तो इससे क्या रिलीज होगा? इससे रिलीज होगा CO2। इससे रिलीज होगा CO2। तो आप बोलोगे कि मास्टर ये सारा काम तो हम लोग के अंदर भी होता है। हाँ होता है, ये सारा काम तो हम लोग के अंदर होता है, तो फिर हम अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते? फिर हम अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते? एक बात बताएं, इसके पास जो चीज होता है ना, ये तो होता है, और इसके अलावा इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट, एक बात बताओ, हरित लवक जो है वह सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन होता है? सिंगल झिल्ली से घिरा होता है या दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? ये बेसिक में हमने कवर किया था, जहां पे हमने ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया। तो ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो हमने क्या किया? पहले इसको डबल मेम्ब्रेन बनाया। मान ले ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो, यहां से माइटोकॉन्ड्रिया से यहां पे जब एनर्जी बना तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकला। इस श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकला, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट बाहर भेजता नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट बाहर भेजता नहीं है। जैसे हम जो श्वसन के दौरान हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे नाक के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं, सांस के माध्यम से। लेकिन ये बहुत चालाक है। ये क्या करता है? ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ता है, ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ये भेजता है कहां? ये भेजता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर,
H2 के साथ मिलकर बना देती है ग्लूकोज। क्या बना देती है? ग्लूकोज। और इसके साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूज करती है ऑक्सीजन। देखो इस प्रोसेस में इसके लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए यह जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रोसेस में इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग के लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा लेकिन बाहर नहीं छोड़ा, रिलीज तो किया लेकिन बाहर रिलीज नहीं किया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्लोरोप्लास्ट यूज कर लिया और बना क्या दिया? बना दिया ग्लूकोज। और साथ साथ हमको भी दे दिया क्या? साथ साथ हमको भी दे दिया ऑक्सीजन। साथ साथ हमको भी दे दिया ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ, ये ग्लूकोज बन कहां रहा है? ये ग्लूकोज बन कहां रहा है? तो ये ग्लूकोज बन रहा है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है, ये दोनों को पकड़ पकड़ के ये बना दे रहा है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है, ये दोनों चीज को पकड़ पकड़ के ये बना दे रहा है। इस बात को समझने के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर समझना होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लीफ देखिए। लीफ के अंदर मीजोफिल कोशिका, और इस मीजोफिल कोशिका के अंदर में हमको दिखाई दिया अनेक प्रकार के कोशिकांग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्या? इसका नाम है भैया, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप बोलते हो प्यार से हरित लवक। इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो हरित लवक। और हरित लवक दोहली झिल्ली संरचना है। आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तब तक हम पानी पिएंगे। अगर इतना क्लियर है कि मीजोफिल क्या होता है, ये ग्लूकोज बनता कैसे है, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। मेरा एक मोटिव है कि आप जो भी देखो वो आप समझ पाओ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आता और आपके सामने ये लेके आता, मैं आपके सामने ये पढ़ाता और ये डिफिनेशन आपको खिलाता और चला जाता। तो मेरे पास ये है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इन सारी बातों को जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार पौधों में पोषण और हम लोग के पोषण में क्या अंतर है? काम तो ही हो रहा है, लेकिन क्या मेजर डिफरेंस है? आखिर पौधा के पास ऐसा क्या है जिससे वो अपना भोजन खुद से बना ले रहे हैं? तो उसके लिए हमने लीफ के अंदर मीजोफिल कोशिका को देखा। यहीं पे हम लोग लगे हाथ स्टोमेटा को भी देख लिया, और मेजोफिल कोशिका को जब हमने जूम करके देखा तो हमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई दिया। जो ये क्लोरोप्लास्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बना ले रहा है? ये बना ले रहा है ग्लूकोज। अब ये कैसे बना ले रहा है, आप इसको समझते हैं। तो इसके लिए एक और स्लाइड लेना पड़ेगा, और आपके सामने सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे मीजोफिल कोशिका को। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं आपके सामने बड़ा सा एक मीजोफिल कोशिका। तो ये आपके सामने है मीजोफिल कोशिका, और इस मीजोफिल कोशिका के अंदर हम ड्रॉ करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको? तो इस मीजोफिल कोशिका के अंदर हम ड्रॉ करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट को। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, बड़ा बना दिए थोड़ा सा। ऐसे बहुत सारे कोशिकांग हैं, लेकिन मेनली हम क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड संरचना होता है। तो ये हमने बना दिया डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो आखिरकार होता क्या है। देख, ये क्लोरोप्लास्ट, पहले इसका नाम लिख देते हैं हम, इसका पहले हम नाम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं भैया। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो ये डार्क सा जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये डार्क सा जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये डार्क सा जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस हरित लवक के अंदर, इसे हम लोग बोल देते हैं, इसे खाली स्थान को, इस खाली स्थान को हमने बोल देते हैं
इसको यूज किया जाए, ये लो, इस खाली स्थान को हम लोग, थिकनेस थोड़ा बढ़ा दो, इस खाली स्थान को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। इस खाली स्थान को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा क्या है? तो ये स्ट्रोमा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डार्क वाला भाग है। ये काला काला सा जो डार्क भाग दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली इसे हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। तो जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ इसमें एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये संरचना कुछ क्वाइन की तरह होती है। क्वाइन, क्वाइन मतलब सिक्का। ये संरचना जो होती है, अरे यार, ये जो संरचना होती है ये क्वाइन की तरह होती है। ये जो संरचना होती है ये कैसी होती है? ये क्वाइन की तरह होती है। तो आओ हम सबसे पहले क्वाइन की तरह संरचना को ड्रॉ कर देते हैं। ये खुद से बना देते हैं। अरे ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं। कुछ इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है, और ये एक की संख्या में नहीं, एक से अधिक की संख्या में ये उपस्थित होती है। ये एक की से अधिक के संख्या में ये उपस्थित होती है। ये कुछ इस प्रकार से ये संरचना, ये क्वाइन की तरह, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, ऐसे ही बहुत सारी संरचना पाई जाती है भाई। कम से कम 3 तो बना दें हम, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में हमें आसानी है। ये है, तो ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्वाइन की तरह संरचना दिखाई। क्वाइन का मतलब होता है सिक्का की तरह। तो एक सिक्का को हम लोग नाम देते हैं थाइलाक्वाइड। एक सिक्का को हम लोग नाम देते हैं, इसका नामकरण हम लोग यहीं कर देते हैं, यहां पे एक सिक्का को हम नाम देते हैं, एक सिक्का को थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड, ये थाइलाक्वाइड क्या है? ये थाइलाक्वाइड सिक्का की तरह संरचना है। सिक्का, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्का की तरह, ये थाइलाक्वाइड। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्का की तरह संरचना पाई जाती है, और एक सिक्का को हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? एक सिक्का को बोलते हैं थाइलाक्वाइड। और इस सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का जब रख दो तो इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं ग्रेनम। इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम क्या है? तो थाइलाक्वाइड के समूह को ऐसे अरेंज करना है जैसे ये एक के ऊपर एक रखे हो, एक के ऊपर एक रखे हो। तो इसको हम बोल देते हैं थाइलाक्वाइड नहीं, अब इसको हम बोल देंगे ग्रेनम। क्या बोल देंगे? ग्रेनम। अगर आपको स्ट्रोमा, थाइलाक्वाइड और ग्रेनम में अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम आगे बढ़े। देख भाई, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है डार्क डार्क सा, उससे हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्का जैसा जो संरचना दिखाई दे रहा है, सिक्का जैसा वाइंड लाइक स्ट्रक्चर, उससे हम लोग बोल देते हैं थाइलाक्वाइड। एक सिक्का को, एक सिक्का को, और इस सिक्का के ऊपर सिक्का, इसके ऊपर सिक्का, इसको हम बोल देते हैं ग्रेनम। क्या बोल देते हैं? ग्रेनम। और ऐसे एक ग्रेनम, 2 ग्रेनम और 3 ग्रेनम, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम है। तो इस ग्रेनम एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये ग्रेनम प्लूरल हो गया। तो प्लूरल क्या हम लोग यूज करते हैं? ग्रेना। ग्रेनम का जो प्लूरल शब्द होता है, इस ग्रेनम का जो प्लूरल होता है, क्या होता है? इस ग्रेनम का जो प्लूरल होता है वह होता है ग्रेना। तो अगर कोई ग्रेनम बोले तो आप समझना कि सिक्का के ऊपर सिक्का ऐसी एक संरचना है। अगर कोई ग्रेना बोले तो समझना ये संरचना को बोल रहा है। ये ग्रेनम ऐसे ही पड़े नहीं रहते हैं। ये ग्रेनम एक दूसरे से, ये ग्रेनम जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये ग्रेनम जो है ये एक दूसरे से क्या होते हैं? ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये ग्रेनम जो है ये एक दूसरे से
ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं, जो ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा है इससे हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोमा लेमली। स्ट्रोमा स्ट्रोमा लेमली। ये क्या बता रहे हो यार, ये क्या बता रहे हो सब नाम, ये नाम बस देख 5 मिनट और रुक, उसके बाद जो भी प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो भी बात है वह आपके दिमाग में रहेगी। तो ये स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा लेमली क्या है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर की वैसी संरचना है जो ये ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रही है, जो इस ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रही है, उसको बोलते हैं हमने कि स्ट्रोमा लेमली। ग्रेनम क्या होता है, तो एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम क्या होता है, सिक्का के ऊपर सिक्का, और एक सिक्का को हम बोलते हैं थाइलेकोइड, और इसके अंदर जो खाली स्थान है ये है स्ट्रोमा। ठीक, अगर इतना बात आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, एक और बात बताएं अंदर की बात, ये जो थाइलेकोइड है ना, इसमें बहुत माल भरा होता है। इस थाइलेकोइड के अंदर बहुत माल भरा होता है, इस थाइलेकोइड के अंदर बहुत ही, ये इसको हम ग्रीन कलर बनाना चाहेंगे। इस थाइलेकोइड के अंदर बहुत ही माल भरा होता है और इस माल को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, इसे ही हम लोग बोल देते हैं, इस खजाना को ही बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ऐसे ही सारे के अंदर, इस थाइलेकोइड के अंदर, इस ग्रेना के अंदर क्या भरा होता है, तो इस खजाना को हम लोग बोल देते हैं क्लोरोफिल। और प्लांट के पास यह क्लोरोफिल भगवान द्वारा दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को ट्रैप कर सकता है। ये क्लोरोफिल के पास एक ऐसा वरदान है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, ट्रैप तो कर सकता है, और उसका यूज करके उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उस केमिकल एनर्जी को क्या बोलते हो आप, उस केमिकल एनर्जी को क्या बोलते हो, और यही बताते हैं। ये जो आपको क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोफिल क्या कर सकता है, ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा को, सौर, आपका सारा फोकस बोर्ड पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके हाथ में एक प्रॉपर कॉपी और कलम होगी। तो ये सौर ऊर्जा को ट्रैप कर सकता है। ट्रैप मतलब, ट्रैप यानी पकड़ सकता है, ट्रैप यानी पकड़ सकता है। क्या इसके पास पिंजरा होता है, नहीं, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और इस सोलर एनर्जी को बदल देता है, ट्रैप करके बदल देता है। कथी में बदल देता है, बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, जिसे आप केमिकल एनर्जी बोलते हो। और इस केमिकल एनर्जी को ये दुनिया, इस केमिकल एनर्जी को ये दुनिया एटीपी के नाम से जानती है। इस केमिकल एनर्जी को ये दुनिया एटीपी के नाम से जानती है। और यहां पे एक और हम ऐड करना चाहते हैं, NADPH2। ये है केमिकल एनर्जी। और ये काम कौन करता है, ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को ट्रैप करके बदल देता है एटीपी में, एटीपी में बदल देता है। ठीक है, तो ये अगर बात क्लियर है तो आप, हम कहां थे, हम यहां थे। तो ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, आओ अब हम इस पे बात करते हैं। ये आखिरकार क्लोरोफिल करता क्या है, ये क्लोरोफिल करता क्या है, तो ये बात अगर क्लियर है आपको, यहीं पे हम बताना चाहेंगे। चलो आगे स्लाइड लेते हैं, यहीं पे आ जाओ, यहीं पे इसको मिटाते हैं हम। एक हम लिखते हैं आपके सामने क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, देखो ये क्लोरोफिल क्या करता है, इसको देखने से पहले, इसको पहले यहां से रिमूव करो, इसको यहां रख दे, पहले हटाओ इसको और आओ पहले। ये है आपके सामने एक छोटा सा प्लांट, ठीक है, तो ये है प्लांट। और ये प्लांट की हम क्या करते हैं, हम प्लांट की रूट बना देते हैं। ये है प्लांट की रूट, ये है प्लांट की, ये हम बना देते हैं आपके सामने प्लांट की रूट। तो ये हो गया प्लांट की रूट, ठीक है।
ये है प्लांट, और यहां पे हम यहीं पे इस प्लांट की लीफ लगा देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग इस प्लांट, अरे यार ये क्या कैसा लीफ बन गया भाई, यहीं पे हम लोग इस प्लांट की लीफ लगा देते हैं। भाई यार इसको मिटाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर से एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। अभी पूरा साल बचा हुआ है, आराम आराम से हम लोग कवर कर लेंगे सिलेबस को। तो ये हम आपके सामने एक प्यारा सा लीफ बना रहे हैं, और नीचे इस रूट हम बना देते हैं। नीचे क्या करते हैं हम, एक नीचे रूट बना देते हैं। तो ये है प्लांट की रूट, ये है प्लांट की रूट। और इस लीफ में हमने देख लिया कि लीफ में होती है मेसोफिल कोशिका, और इस मेसोफिल कोशिका के अंदर क्या होता है, उस मेसोफिल कोशिका के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्का जैसी संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिक्का जैसी संरचना को हम लोग बोल देते हैं थाइलाकोइड। उसके ग्रुप को बोलते हैं हमने के ग्रेनम, और ग्रेनम के ग्रुप को बोलते हैं हमने के ग्रेना। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो अब देखो हम क्या बताना चाहते हैं, इस लीफ में क्लोरोफिल है, ग्रीन है, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहां से, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बन तो वहां से मिल जाता था, वह बाहर नहीं छोड़ता था, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर से ले लेता है। अब ये बाहर से कैसे लेता है, अभी तो हम बताया था आपको कि ये बाहर से लेने के लिए इस लीफ के निचली सतह पे छोटा छोटा छिद्र उपस्थित होता है। इस लीफ के निचली सतह पे छोटा छोटा छिद्र उपस्थित होता है, और इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। इस छिद्र को हम बोलते हैं एस्टोमेटा, और इसी एस्टोमेटा के माध्यम से इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन घटना घट रही है। तो प्रकाश संश्लेषण में देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2 जोड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो ये यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में अवकरण भी हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, उसका नाम है ग्लूकोज। तो इससे बनता है ये ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ क्या निकलता है, इसके साथ निकलता है ऑक्सीजन, इसके साथ निकलता है ऑक्सीजन। तो एक बात याद रखो ऑक्सीजन के रूप बारे में, ये जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के बाई प्रोडक्ट के रूप में लिखता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकलता है, तो उत्पाद के रूप में ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरे का क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आप बताते हैं, ये कलर, ये व्हाइट नहीं, ये रेड ले लो। ये देख ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में दो बात है। पहला, ये ग्लूकोज बना क्यों, तो ये ग्लूकोज को ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर क्या बनाया जाएगा, एनर्जी बनाया जाएगा। तो इससे पौधों को, इससे पौधों को ऊर्जा मिलता है। कैसे मिलता है, तो श्वसन की क्रिया द्वारा पौधों को ऊर्जा मिलता है। क्या ये सारा के सारा यूज कर लेगा, तो कर ले तो ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है वह इस प्लांट में बचा हुआ ग्लूकोज, बचा हुआ ग्लूकोज, बचा हुआ ग्लूकोज स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च है क्या, स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का ही रूप है। तो स्टार्च के रूप में प्लांट्स में संचित हो जाता है। संचित अर्थात जमा हो जाता है, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ये लेक्चर जो है ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन
इसमें हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये ग्लूकोज के बारे में, इससे पौधों को ऊर्जा मिलता है, पहली बात। दूसरा बात, बचा हुआ ग्लूकोज स्टार्च के रूप में प्लांट्स में संचित हो जाता है। क्लियर? चलो, तो ये ग्लूकोज, ये बात हो गया, ये बात हो गया। तो इस ग्लूकोज को बदलने के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को जोड़कर इस ग्लूकोज को बनाने के लिए इसको क्या आवश्यकता होती है? तो इसको आवश्यकता होती है क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा सोलर एनर्जी जब रहेगा तब। जब सोलर एनर्जी होगा तभी तो भाई उसका यूज कर पाएगा। जब वो सोलर एनर्जी होगा तभी तो यूज कर पाएगा। तो आगे हमने पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है वह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अगर इस नाम को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे, एक है फोटो, और फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर। सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मान ले, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मान ले। तो अगर ये स्टार्च इस लाइट एनर्जी से बन रहा है, इस लाइट के मदद से बन रहा है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? और ये फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितना स्टेप में? 2 स्टेप में ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। पहला स्टेप को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे का रिएक्शन को बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अर्थात इसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि लाइट रिएक्शन मतलब ये लाइट की उपस्थिति में होगा, और डार्क रिएक्शन अर्थात ये डार्क अर्थात लाइट की अनुपस्थिति में होगा। ऐसी बात नहीं है। हाँ, लाइट रिएक्शन तो लाइट की उपस्थिति में हो रहा है, ये बात तो सही है, क्योंकि उसी समय क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा? वह बनाएगा एनर्जी। क्या बनाएगा? एनर्जी। और एनर्जी क्या बनाएगा? एटीपी और NADPH2। और ये एनर्जी का लाइट रिएक्शन द्वारा जो एनर्जी बनता है, इस एनर्जी का यूज होता है इस डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनता है उस एनर्जी का यूज होता है इस डार्क रिएक्शन में किस काम के लिए? ग्लूकोज के निर्माण के लिए। तो क्या डार्क रिएक्शन रात में होता है? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोलते कि रात में होता है, अंधेरा में होता है। डार्क रिएक्शन जो है ना भाई, ये भी दिन में होता है, लेकिन इसको भी ग्लूकोज बनाने के लिए NADPH2 और ATP चाहिए। और ATP बनेगा कब? जब लाइट रिएक्शन होगा तब। तो जब लाइट पे ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, लेकिन ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंड है, ये डार्क रिएक्शन। तो खैर इसकी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये बात, इतना जो भी हमने बात बताया, ये बात अगर आपको क्लियर है तो आगे आने वाले जो भी बात होगा बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर कि ये काम हमारे अंदर भी हो रहा है, ये प्लांट के अंदर भी। तो हम दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम अपना ग्लूकोज खुद से नहीं बनाते हैं और ये अपना ग्लूकोज खुद से बनाते हैं, बस ये अंतर है। तो ग्लूकोज बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब ये बनता कहां पे है? तो ये बनता है, हमने लीफ देखे, लीफ के अंदर मेसोफिल देखे, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड देखे, थाइलाकोइड के अंदर ही क्लोरोफिल बनता है। और उसके पास पावर होता है जो वह सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। आओ अब हम लोग इसको एक लैंग्वेज का रूप दे रहे हैं। अब लैंग्वेज का रूप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके सामने जो एग्जाम आएगा वो आपका बोर्ड एग्जाम है, और वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, जहां पे आपको भाषा यूज करना पड़ेगा। तो भाषा लिखना बार बार बोलते हैं, या तो आप सीख जाओ या तो आप रट जाओ। भाषा लिखना या तो आप सीख जाओ या तो आप रट जाओ, क्योंकि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो कैसे भी पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आओ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, पौधों में पोषण को ध्यान से देखते हैं। अब आपको बहुत सारा बात समझ में आएगा। पौधों में पोषण, अब ये पौधों में पोषण की आवश्यकता आखिरकार होती क्यों है? तो सभी जीवों को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात हमने जिक्र कर लिया है, जो वह भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक भाई, बढ़िया बात है।
जीव जगत में केवल हरे पौधे ही ऐसे जीव है जो इस भोजन या खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। अभी तो हम बताएं कि हम दोनों में अंतर क्या है, कि हम अपने ग्लूकोज को खुद से बनाते हैं, लेकिन प्लांट, सॉरी 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 सॉरी, बहुत वेरी वेरी सॉरी, हम अपने ग्लूकोज को हम प्लांट से अचीव करते हैं, हम किसी और से प्राप्त करते हैं, लेकिन प्लांट अपना ग्लूकोज खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो जगत में हरे पौधे ऐसा है, हरे पौधे कहने का मतलब है जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो, और क्लोरोप्लास्ट क्यों हो, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तभी तो भाई वह सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, इसी कारण से यहाँ पे हरा पौधा लिखा गया है। तो पौधे अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको भाषा की आवश्यकता होगी, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब ये एग्जाम में आ जाए कि आखिर में प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, ये बात हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप बात इतना भी लिख लो क्या होता है बस, तो ये भी आपको सही है। पौधों द्वारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, C6H12O6, ये होता है हमारा ग्लूकोज। तो पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आप चाहो तो ये बोल सकते हो, आप चाहो तो खुद बड़ा बोल सकते हो, बड़ा बोल भाई। ये प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका है। अब ये क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका मतलब इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए, ये बात बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए तभी तो ग्लूकोज बनेगा, सहायता से सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट अर्थात सरल कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब है ग्लूकोज, सरल कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब है ग्लूकोज C6H12O6। तो भाई जटिल कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब क्या है, स्टार्च। पदार्थ का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त करती है। ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप बता सकते ऑक्सीजन। तो ये डिफिनेशन बोलो, ये बोलो, ये तो आप शॉर्टकट बोलते चल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हो। तो अब जो मर्जी ये तीनों का डेफिनेशन दे सकते हो, हमने अभी ये कवर कर लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट लो और हम आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से हम बोले हैं कि आप अगर 20 मिनट देख लेते हो तो आप वो सारी बातों को जान पाओगे जो हमने इस टेक्स्ट के माध्यम से, इस पीपीटी स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आई है। अब आगे आओ, यह है प्रकाश संश्लेषण के शब्द समीकरण। आओ खेल लेते हैं, ये खेल लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये वाटर से जुड़ते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन, और ये सारा खेल होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अगर सनलाइट हो भी नहीं करेगा तो क्लोरोफिल किसको यूज करेगा भाई, किसको ट्रैप करेगा, तो ये सारा काम होती है प्रकाश, और इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। और कोई पूछे रासायनिक समीकरण क्या लिखना है, तो रासायनिक समीकरण यही रख लो, ये जो रासायनिक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये बैलेंस है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अगर शब्द समीकरण लिख बोले तो शब्द समीकरण आपको नाम लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये सारा खेल हो रहा है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। आप क्या करते हो, आप ऐसे लिखते होगे, आप जब लिखते होगे तो आप लिखते होगे CO2 प्लस H2O, इसको आप लिखना पड़ेगा शब्द, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। आओ भाई लिखते हैं यार, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल अर्थात वाटर, और ऐसे आप तीर मारते होगे और तीर पे बिठा देते होगे किसको, इस तीर पे बिठाते होगे सनलाइट को, इस तीर पे बिठाते होगे आप सनलाइट को, सूर्य प्रकाश, और इसी पे बैठा कर भेजते होगे क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को, और यहां पे आप लिख देते होगे, यहां पे आप लिख देते होगे, यहां पे आप लिख देते होगे क्या, यहां पे आप लिखते होगे ग्लूकोज,
और इससे बाहर निकाल देते होगे ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, ये शब्द समीकरण हुआ। और इसी को आप लिख दो यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 प्लस के प्लस लिख, वाटर का लिख दे H2O, ये सेम काम कर जैसे ये किया है। और ग्लूकोज को लिख दे C6H12O6 और ऑक्सीजन लिख दो O2। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो ये आपको अल्ताफ सर ने समझा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को ये बैलेंस करेगा। ठीक है, ये आपके सामने है। अब हमने के ये बात जो हमने लिखा है ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमने के ये घटना पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटना घटित होती है। ठीक, आओ। तो प्रकाश संश्लेषण में घटित होने वाली घटना है, सबसे पहले होता है अवशोषण। अब अवशोषण होता क्या है, तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, अब ये हम डायरेक्ट पत्तियों में नहीं बोल सकते हैं, पत्ती के अंदर मेसोफिल, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल। तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक हरा रंजक, हरा रंजक किसको बोल रहे हैं हमने, क्लोरोफिल को। तो सूरज की रोशनी को अवशोषित करता, अभी बताए हैं कि क्लोरोफिल के पास ही भगवान ने ऐसा वरदान दिया है जिससे वह सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बोलते हैं अवशोषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो सबसे पहली घटना घटित होती है वह होती है अवशोषण। तो पहला अवशोषण। दूसरा रूपांतरण। अब रूपांतरण मतलब मोडिफिकेशन, उसका रूप चेंज कर दिया, जो सोलर एनर्जी था उसको रूप अलग कर दिया और उसको बना दिया क्या, उसको बना दिया रासायनिक ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को बना दिया रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा का नाम बताया था हम आपको, एटीपी और NADPH2। क्या लिखा हुआ है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और यह ऊर्जा एटीपी और NADPH2 के रूप में संग्रहित होता है, जो आगे भोजन बनाने में काम आएगा। कब काम आएगा, जब डार्क रिएक्शन होगा ना, तो इस लाइट रिएक्शन में बन रहा है। ये जो ऊर्जा आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइट रिएक्शन में, प्रकाशीय ऊर्जा में बन रहा है, अभिक्रिया में बन रहा है। इससे जो ये ऊर्जा बना, इसका यूज डार्क रिएक्शन में होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक, खैर बात की बात है। तथा सूर्य ऊर्जा से जो सोलर एनर्जी होता है वह क्या होता है, जल के अणु हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, H+ आयन ये टूट जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये जो जल है ये टूटता है, स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरा काम होता है कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन अर्थात रासायनिक ऊर्जा में बदलता है कौन, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ठीक, ये दो काम होता है। और तीसरा काम क्या है, अवकरण। अभी तो हम बताए अवकरण मतलब क्या होता है, अभी तो हम बताया था कि वहां पे CO2 के साथ H2O जुड़ रहा था, और H2 का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो देख, CO2 से ग्लूकोज बनता है, ये किसका पार्ट है, ये अवकरण का पार्ट है। वायुमंडल से ली गई CO2 और जल से मिली हाइड्रोजन की मदद से ग्लूकोज नामक भोजन बनता है। बात तो सही है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि भैया इसमें दिक्कत है, तो हम फिर से एक बार अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़े, आगे आओ आगे। ये भी वही लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया है पिछले स्लाइड में, कि CO2 को ग्लूकोज में बदलना अवकरण कहलाता है। अब ग्लूकोज में बदलना अवकरण क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 में क्या जुड़ रहा है, H2O जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और किसी में हाइड्रोजन जुटे तो उसको हम लोग अवकरण बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुटता है। बस वही बात है। अवकरण का मतलब है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। तो या तो हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन हटे, उसको हम लोग अवकरण बोल देते हैं। और ये बात आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में अल्ताफ सर से पढ़ लिया होगा, और हमें लगता है कि उन्होंने जो केमिस्ट्री को पहला जो चैप्टर है उसको कवर किया है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हो जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो भाई देखना बहुत जबरदस्त लेक्चर है। आपको बेसिक से पढ़ाया गया है। सबसे पहले बेसिक देखना। क्या हम लेक्चर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री का, आएगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप पहले बेसिक देखना, लेकिन आप चैप्टर भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत अच्छा से। पूरी यूट्यूब पे मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। अगर ये क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। आगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो हम लोग पढ़ लिए प्रकाश संश्लेषण स्थान, वो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, कहां होता है। तो लीफ के अंदर हमने देखे हैं, हमने देखा है लीफ के अंदर देखा है छोटे छोटे कोशिका मीजोफिल, इसके अंदर हम लोग देखा है क्लोरोप्लास्ट, तो इसके अंदर होता है। और अंदर जाओ
तो ये हमने कि इस पे आधार पे कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है जो डायरेक्ट आता है, ये है देखो कि हरित लौक पे आता है। तो हरित लौक हमने प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। अंगक मतलब ऑर्गेनेल, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। तो ये अंगक है, ऐसे भी आपको मालूम है। लीफ को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं क्योंकि उसी के अंदर ये अंगक उपस्थित है। और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या होता है? ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं हरा वर्णक। ये क्या काम करता है? ये ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब पकड़ लेता है किसको? सोलर एनर्जी को। ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को। ये बात आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री क्या है। ये बताने वाली बात है। ये बताने वाली बात है। आपको आइडिया नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल भाई चाहिए। तो ये आपको पता नहीं है क्या? देख, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा स्टोमेटा के द्वारा ली जाती है। क्या होता है अभी बताएंगे। स्टोमेटा ऐसे बता भी दिया हम आपको। जल कहां से मिलेगा? तो रूट के द्वारा। रूट के द्वारा जल, सूरज का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये कुछ आवश्यक सामग्री है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 चरण में पूर्ण होती है। इसे भी हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले को बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, और इसी प्रकाशीय अभिक्रिया का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन। तो इसे प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके एक और नाम है। ठीक भाई, हट यार। यह हरित लौवक के ग्रेना और स्ट्रोमा लैमली में होता है। बहुत बढ़िया बात। जो लाइट रिएक्शन है वह कहां होगा? ग्रेना में होगा और स्ट्रोमा लैमली में होगा। ये वाला पार्ट है, ये क्या है? ये है ग्रेना। ये पूरा सारा बने। और ये जो अटैच होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। और ये जो खाली स्थान दिखाई दे इसको बोलते हैं कि स्ट्रोमा। ठीक। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा एटीपी और एनडीपीएच के 2 रूपों में प्रकट होती है। ये बात हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो। अप्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया क्या होता है? इसको हिल नहीं बोलते हैं भाई, इसको हिल नहीं बोलते। इसका बहुत सारा नाम है। शायद हम लिखे, हाँ लिखे तो है। इसका बहुत सारा नाम है। क्या क्या नाम है देख ले। इसे हम लोग, इसे यहाँ पे इस लिखा गया है, यहाँ पे लिखो इसे कार्बन समांगीकरण, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, ब्लैक मैन रिएक्शन, ये सारा नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया का। आदि के नाम से जानते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। याद करो, हम बताए हैं कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। जो प्रकाश अभिक्रिया में जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है ना, बस उसका यूज करके ये डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। तो इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया में बने एटीपी और एनएडीपीएच2 का उपयोग ग्लूकोज बनाने में होता है। अगर आपको इतना क्लियर है, तो आप हैशटैग मक्खन लिखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट में डाउट लिखेंगे। आगे आओ। आगे स्टोमेटा के बारे में ऐसे हम डिस्कस कर लिया है। देख कहां कर लिया है, ये नहीं कि हम भाग रहे हैं भाई, भाग नहीं रहे हैं। देख यहाँ पे स्टोमेटा के बारे में हमने कवर कर लिया है। ये देख स्टोमेटा के बारे में हमने, ये रहा छोटा छिद्र है, गैसों के आदान प्रदान मदद करता है। बीन से पता है किडनी के आकार का होता है। और खुलने और बंद करने को कौन मदद करता है? गार्ड सेल नियंत्रित करता है। कब करता है? आओ देख लेते हैं एक बार। आओ देख लेते हैं। आओ भाई आओ, आओ देखो, स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पे बात हमने किया है, निचली सतह बात किया है। उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पौधा गैसों का आदान प्रदान करता है। बस जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ये भी डिस्कस किया किसके अंदर, बाहर से जल वाष्प भी बाहर निकलता है, ठीक है। अब स्टोमेटा का कार्य पूछता है एग्जाम में, क्या लिखोगे? तो इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान, तो कौन गैस? CO2 और O2 का। दूसरा क्या लिखोगे? इसके द्वारा ही जल वाष्प बाहर निकलता है। ये डिस्कस हमने किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तब तक हम पानी पी लेते हैं।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा का डायग्राम ही बना हुआ है, बीन शेप दिखाई दे रहा होगा, ये राजमा के आकार का। एक खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये खुला दिखाई दे रहा है, और ये बंद दिखाई दे रहा है। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो एनसीईआरटी से देखकर, ये एनसीईआरटी का ही है। आगे देखो कि हम बताएं, गार्ड सेल वे विशेष कोशिकाएं होती है जो स्टोमेटा के दोनों ओर पाई जाती है, और ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। याद करो, अभी हमने डिस्कस किया था कि गार्ड सेल जो होती है बीन शेप होती है, और स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को यह डिस्कस करती है, सॉरी नियंत्रित करती है। गार्ड कोशिकाएं स्टोमेटा को नियंत्रित करने वाली विशेष कोशिकाएं होती है जो जल की मात्रा के अनुसार उसे खोलती और बंद होती है। अर्थात क्या कहने का मतलब है, देखो कि जब गार्ड कोशिका में जल भर जाएगा, जब जल भरेगा तो वह फूल जाएगी, और फूलेगी तो खुल जाएगा। तो वह फूल जाती है, इस कारण स्टोमेटा खुल जाता है ताकि गैसों का आदान प्रदान और जल वाष्प हो सके, ये जल वाष्प बाहर हो सके। जल वाष्पन लिखा हुआ है, ट्रांसपीरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जब पानी भरता है तो स्वेल होती है, फूलती है और खुल जाती है, जिससे पानी बाहर निकले, जल वाष्पन हो सके। ऐसे ही जब गार्ड कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है तो वह सिकुड़ जाती है। इस कारण से स्टोमेटा बंद हो जाता है, जिससे पौधा जल की हानि से बचे। अब ये खुलता क्यों बंद होता है, तो बस पानी के मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो आई होप आज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। और हमें लगता है कि वैसे बच्चे जो इतने, ये 4 से 5 जो स्लाइड है अगर आपने डिस्कस कर लिया है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है नहीं। अगर ये क्लास, ये वाला बात को आप डिस्कस, टॉपिक को कवर कर लिए होंगे, ये सब, तो आपको आगे आने वाली क्लास में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। खैर, अगर दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करेंगे और आपको इस टॉपिक में दिक्कत है। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलता है आपको अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे तो अगले लेक्चर में बात करेंगे हम, ठीक है।